मैं कई सौ सालों से इस गहरे पहाड़ में छिपकर रह रहा था और आखिरकार मेरी कल्टीवेशन मुझे सेंट रेलम के पीक तक ले आई थी। मुझे लगा था कि अब मैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं पहली बार घाटी से बाहर निकला, मेरी मुलाकात अचानक 10,000 साल पुराने एक डीमन लॉर्ड से हो गई। उस समय हम दोनों को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेंट माना जाता था, इसलिए हमारी लड़ाई ने सचमुच आसमान और जमीन हिला दी। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद डीमन लॉर्ड तो उसी रात अपने ठिकाने पर लौटकर बंद कल्टीवेशन में चला गया, जबकि मैं टूटी हुई तलवार को सीने से लगाकर वहीं कांपता रह गया। उस दिन से मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मेरा सिस्टम आखिर किस दुनिया से आया था? अगर मैं 500 साल तक कल्चरेशन करने के बाद भी एक छोटी सी सफेद सांप से नहीं जीत सकता, तो इसका और क्या मतलब निकलता है? काफी सोचने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं इन सब बातों को छोड़कर बस आराम से जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन एक दिन जब मैं हमेशा की तरह घाटी में टहल रहा था, तभी मुझे एक नवजात बच्ची मिली। मैंने उसे गोद में उठाया और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसकी जांच की। अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी, फिर भी वह किसी चमत्कार की तरह जिंदा थी। मैं उस छोटी सी जान को देखता रहा और पता नहीं कब मेरे मन में उसे अपनाने का विचार आ गया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने शरीर से एक ब्लड एसेंस निकाली, जिसमें प्राचीन स्क्रिप्चर्स की शक्ति समाई हुई थी। फिर मैंने जटिल ब्लड रन्स बनाकर उसे बच्ची के सीने में समा दिया। जैसे ही आखिरी रून पूरा हुआ, आसमान में चमक रहे बिग डिपर के सातों तारे एक साथ जगमगा उठे। मैं बच्ची के चेहरे पर लौटती लालिमा को देखकर मुस्कुराया और बोला, आज से तुम्हारा नाम चेन शिंकाई होगा। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। वह छोटी सी बच्ची अब एक प्यारी सी लड़की बन चुकी थी। भले ही मैं खुद को निकम्मा बाप मानता था, लेकिन दिल में फिर भी यही चाहता था कि मेरी बेटी एक दिन बड़ी बने। इसलिए जब वह 5 साल की हुई, तभी से मैंने उसे कल्टीवेशन सिखाना शुरू कर दिया। इस समय शिंचाई पद्मासन लगाकर बैठी थी और रहस्यमयी रोशनी उसके चारों तरफ घूम रही थी। साफ था कि कल्टीवेशन की समझ में वह बहुत आगे निकल चुकी थी। अगर उसे किसी भी बड़े सेक्ट में भेज दिया जाता, तो वहां का सेक्ट मास्टर उसे खजाने की तरह संभाल कर रखता। लेकिन अफसोस कि उसका सामना मुझ जैसे पूरे दिन आराम करने वाले बाप से हुआ था, जिसे उसकी असली प्रतिभा का अंदाजा तक नहीं था। शाम होने लगी तो शिंकाई अचानक खुशी से उछल पड़ी और बोली, पिताजी, मुझे कल्टीवेशन बॉटलनेक महसूस हो रहा है। शायद मैं बहुत जल्द टोंगशियन रेल में ब्रेक थ्रू कर लूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी शिंग चाय तो बहुत कमाल है। आज रात तुम्हारे लिए क्रिस्पी मशरूम बनाऊंगा इनाम में, ठीक है? वह तुरंत खुशी से बोली, सच? मुझे सबसे ज्यादा पिताजी ही पसंद है। इतना कहकर वह उछलती कूदती लकड़ी के घर की तरफ भाग गई। उसकी प्यारी सी पीठ को देखते हुए मुझे लगा जैसे पूरे दिन की थकान गायब हो गई हो। उसी समय पहाड़ के दूसरी तरफ एक घायल बड़ी भूरी भालू जान बचाकर भाग रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पहाड़ के नीचे पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी समय बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि एक छोटी मानव लड़की उसके सामने बैठी उसे बड़े ध्यान से देख रही है। भालू तुरंत सतर्क हो गई। उसके मन में डर और दुश्मनी दोनों पैदा हो गए। आखिर कुछ साल की बच्ची टोंगशियन रियल्म तक कैसे पहुंच सकती थी? अगर बीच में उसकी मौत न हुई, तो भविष्य में वह इंसानों की एक और सेंट बन सकती थी। तभी उसे याद आया कि इंसानों ने उसकी 300 साल मेहनत से उगाई स्पिरिचुअल मेडिसिन छीन ली थी। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, इंसानों ने मेरी प्रेशियस मेडिसिन छीनी है। अगर मैं उनके भविष्य की सेंट को मार दूं, तो घाटा नहीं बल्कि फायदा ही होगा। यह सोचकर उसने अपने शरीर की बची हुई मैजिक पावर इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी शिंकाई ने अपनी मुलायम आवाज में पुकारा, पिताजी, जल्दी आइए, यह भालू शायद जाग गई है। भालू के मन में अभी हत्या का विचार ही आया था कि अचानक उसने एक ऐसी दहशतनाक दबाव महसूस की, जैसी उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उधर मैं भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर उस सफेद सांप की याद अभी तक मेरे दिल में बसी हुई थी। इसलिए मैंने अपनी डिवाइन सेंस से फन से भालू की जांच की। तभी मुझे पता चला कि वह बेहद कमजोर थी और उसके शरीर में गंभीर चोटें भी थीं। ताकत के मामले में वह मेरी बेटी से बस थोड़ी सी ज्यादा मजबूत थी। यह जानकर मैंने राहत की सांस ली और सीधे उसके पिछवाड़े पर एक लात मार दी। भालू अभी दया की भीख मांगने ही वाली थी कि शिंकाई ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, यह साधारण भालू है या डीमन बीस्ट? यह सुनते ही भालू पलटकर जमीन पर लेट गई और अपना पेट दिखाने लगी, मानो कह रही हो कि वह बिल्कुल निर्दोष है। मैंने शिंकाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर यह डीमन होती तो मुझे इसे यहीं खत्म करना पड़ता, लेकिन इसे देखकर लगता है कि यह बस एक साधारण भालू है, इसलिए मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। फिर तुम इसे अपना पेट बना सकती हो। शिंचाई खुशी से उछल पड़ी, सच? तो अब मेरे पास खेलने के लिए एक साथी होगा। धन्यवाद पिताजी। उधर भालू अपने मन में खुद की तारीफ कर रही थी कि कितनी समझदारी दिखाई है। अगले ही पल वह अपना बड़ा सा सिर शिंगचाई के हाथों से रगड़ने लगी। मैंने अपनी गोल्डन ट्रूक ही उसकी भौहों के बीच पहुंचा दी।
रिस्ट्रिक्शन बनने के साथ ही उसकी पुरानी चोटें भी तेजी से भरने लगीं। मैंने शिंगचाई से कहा, अब इसके शरीर में रिस्ट्रिक्शन है। अगर यह कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचेगी तो इसे असहनीय दर्द होगा। शिंकाई खुशी से बोली, बहुत बढ़िया श्याओ हुई, चलो तुम्हें मैं अपने लगाए हुए फल दिखाती हूँ। भालू के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप उसके पीछे जंगल की तरफ चलती। चलते चलते उसके मन में अचानक एक नया विचार आया। अगर वह इस मानव बच्ची को अपने काबू में कर ले तो अप्रत्यक्ष रूप से उस सेंट को भी नियंत्रित कर सकती है। वह इसी कल्पना में खोई हुई थी कि अचानक आगे चल रही शिंकाई रुक गई। भालू लगभग उससे टकरा ही गई थी। उसके मन में झुंझलाहट की एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन उसी पल उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो अगले ही क्षण फट जाएगा। वह दर्द से जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। काफी देर बाद दर्द कम हुआ। तब तक उसका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था और वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ी थी। तभी शिंकाई का छोटा सा चेहरा उसके सामने आया। वह मुस्कुराकर बोली, पिताजी का रिस्ट्रिक्शन सचमुच कमाल का है। श्याओ हुई, तुम मुझे मारना चाहती थी, है ना? भालू का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों में मासूमियत भर गई। शिंगकाई यह देखकर हंस पड़ी। फिर बोली, अगर मैं बार बार तुम्हारी बात न काटती तो तुम्हें क्या लगता है मेरा वह बूढ़ा बाप तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता? इतना कहकर उसने भालू के सिर को सहलाया और आगे बोली, कारण जो भी हो, लेकिन मेरे पिताजी को डीमन रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनते ही भालू घुटनों के बल बैठ गई। शिंगचाई ने शांत स्वर में कहा, उठो, मैं भी चाहती हूं कि कोई मेरे साथ खेले, लेकिन मुझे बेवकूफ बनना पसंद नहीं। पिताजी कहते हैं कि दोस्तों के बीच ईमानदारी होनी चाहिए, मगर तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम तो मेरी पेट हो। यह सुनकर भालू वहीं जड़ हो गई। शिंकाई ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह ईमानदार रहना होगा। समझी? अब जाकर भालू को एहसास हुआ कि बुद्धि के मामले में यह छोटी लड़की उससे कई गुना आगे थी। उसके सारे छोटे मोटे षड्यंत्र उसी क्षण खत्म हो गए। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर कैसी जगह पर पली बढ़ी है यह छोटी शैतान। लेकिन जल्द ही उसे जवाब मिल गया, क्योंकि शिंकाई उसे फलों के बाग में नहीं ले गई थी। वह उसे एक बेहद छिपी हुई गुफा के सामने लेकर आई। गुफा का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अंधेरा था। वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी भालू के भीतर उसके खून में बसी हुई आदिम दहशत जाग उठी। उसने भागने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। तभी शिंकाई उछलते हुए गुफा के मुहाने तक गई और जोर से चिल्लाई, मास्टर श्याओ भाई, जल्दी बाहर आइए, मैंने नया पेट पाला है। कुछ ही देर बाद गुफा के भीतर से एक छोटी सफेद सांप धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी ठंडी आंखें बस एक बार भालू पर पड़ी। अगले ही क्षण भालू डर के मारे घुटनों के बल गिर गई, जबकि वह छोटी सफेद सांप उसे बेहद तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। सिंगचाई ने शाओहुई की तरफ देखा और बेपरवाही से बोली, इस बड़े बेवकूफ भालू को छोड़ो, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी स्टोरेज पाउच से एक किताब निकाली। उसके कवर पर लिखा था, टायरेंट सेंट लॉर्ड फेल इन लव विद मी, वॉल्यूम 2। फिर वह उत्साह से बोली, मैं इसे पढ़ चुकी हूं, अब इसके बदले मुझे वॉल्यूम 3 दे दीजिए। यह सुनकर सफेद सांप थोड़ी हैरान हुई और बोली, इतनी जल्दी? अगले ही पल उसने हल्का सा सांस खींचा और वह दूसरी वॉल्यूम सीधे उसके मुंह में समा गई। फिर उसने मुंह खोला और एक नई किताब बाहर उगल दी। तीसरी वॉल्यूम सीधा शिंगचाई के हाथों में आ गिरी। धन्यवाद मास्टर श्याओ बाई। शिंकाई खुशी खुशी किताब को संभाल कर रखने लगी, लेकिन फिर थोड़ा परेशान होकर बोली, वैसे मास्टर, पिछले 6 महीनों से मैं हर तरीका आजमा चुकी हूँ। कभी इशारों में पूछा, कभी मनुहार की, कभी रोई धोई भी, लेकिन पिताजी मुझे यह बताने को तैयार ही नहीं है कि मेरी माँ कौन है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सफेद सांप ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, देर सबेर वह खुद कोई न कोई गलती जरूर करेगी। ठीक है मास्टर। अपना मकसद पूरा होते ही शिंकाई मुड़कर वहां से चली गई। जैसे ही अपनी इस सस्ती शिष्या को दूर जाते देखा, सफेद सांप ने अचानक अपना असली रूप छोड़ दिया और एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसका नाम जी होंगली था। सच तो यह था कि जब वह पहली बार विंड डेमन वैली वापस लौटी थी, तभी उसे एक बात समझ आ गई थी। वजह यह नहीं थी कि वह खुद कमजोर हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह इंसानी युवक यानी मैं जरूरत से ज्यादा ताकतवर था। यही बात उसके भीतर गहरी जिज्ञासा पैदा कर गई। इसलिए उसने चुपचाप मेरा निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसे पता चला कि न जाने कब मेरे पास एक बेटी भी आ गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने कभी किसी महिला को मेरे आसपास नहीं देखा था। न कोई पत्नी, न कोई प्रेमिका, न कोई ऐसा संकेत जिससे लगे कि मेरी जिंदगी में कभी कोई औरत रही हो। इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाई और शिंकाई से संपर्क कर बैठी। एक बड़ी और एक छोटी, दोनों ही अपने अपने तरीके से अकेली थीं, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। जी होंगली न सिर्फ शिंगचाई को कल्टीवेशन सिखाती थी, बल्कि अपनी छिपाकर रखी हुई नॉवेल्स भी उसके साथ शेयर करती थी।
एक बार बातचीत के दौरान जी होंगली ने अनजाने में मेरी उस रहस्यमयी पत्नी के बारे में अपनी जिज्ञासा जाहिर कर दी। बस फिर क्या था, केवल 6 साल की शिंकाई ने तुरंत सीना ठोक कर वादा कर दिया कि वह इसकी पूरी जासूसी करेगी। उधर मुझे भी धीरे धीरे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। उदाहरण के लिए, जब मैं अपनी बेटी के साथ घाटी में घूम रहा होता और किसी पेड़ पर दो छोटी चिड़ियां बैठी दिखाई देती, तो शिंकाई अचानक जोर से कहती, पिताजी जल्दी देखिए, वे दोनों चिड़ियां कितनी खुश लग रही हैं। मैं साफ समझ सकता था कि उसकी बात का मतलब कुछ और है। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं। कई बार वह जानबूझकर पति पत्नी, माँ बाप या परिवार जैसी बातें छेड़ने की कोशिश करती। तभी मुझे शक होने लगा कि शिंकाई मुझसे कुछ छिपा रही है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। इसलिए एक दिन मैं चुपके से उस गुफा तक पहुंचा जहां शिंकाई अक्सर जाया करती थी। मैंने अपनी आभा पूरी तरह छिपा ली और बिना कोई आवाज की अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही मैंने गुफा के भीतर कदम रखा, मेरी सांस अटक गई। सामने बर्फ से बने एक बिस्तर पर एक ऐसी स्त्री लेटी हुई थी जिसकी सुंदरता शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन सिर्फ उसे देखकर ही मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बिना सोचे ही मुझे समझ आ गया कि वह किसी भी तरह से साधारण इंसान नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसका मेरी बेटी से क्या संबंध था। यह सोचते हुए मैं तुरंत सावधानी से पीछे हटा और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। मैंने शिंगचाई की बात सुनी तो वह मासूमियत से बोली, पिछले साल जब मैं घाटी में फूल तोड़ने गई थी तभी मेरी मुलाकात शाओबाई शीफू से हुई थी। वह बहुत कमाल की हैं। वह मुझे कल्टीवेशन सिखाती हैं और मुझे ढेर सारी मजेदार कहानियां भी सुनाती हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा गंभीर हो गया। इतनी बड़ी बात थी, फिर तुमने पिताजी को क्यों नहीं बताया? शिंकाई के चेहरे पर तुरंत बेगुनाही छा गई। श्याओबाई शीफू ने मुझे किसी को न बताने के लिए कहा था। मैं बस बेबस होकर आह भर सका। आखिरकार वह मेरी बेटी की गुरु थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन जब मैं अपनी बेटी की इस नई गुरु को लेकर सोच रहा था, उसी समय दूर झोंगझोउ की इंपीरियल सिटी में हेवनली मॉन्यूमेंट पवेलियन के सामने लाखों कल्टीवेटर्स जमा थे। आज 100 साल में एक बार होने वाला हेवनली मॉन्यूमेंट सेरेमनी शुरू होने वाला था। हेवनली मॉन्यूमेंट पर मानव जाति के सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों के नाम दर्ज होते थे। ह्यूमन मॉन्यूमेंट पर नई पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली जीनियस दर्ज होते थे। अर्थ मॉन्यूमेंट पर सेंट रियलम से नीचे के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स का नाम होता था। और हेवन मॉन्यूमेंट पर इस युग के सभी सेंट्स की रैंकिंग दर्ज रहती थी। तभी सुनहरे कवच पहने एक अधिकारी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मॉन्यूमेंट ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है। अगले ही पल ह्यूमन मॉन्यूमेंट पर सुनहरे अक्षर चमकने लगे। 100वां स्थान श्वांटियन सॉर्ड सेक्ट का लू मिंगशुआन, 99वां स्थान जिक्सिया पैलेस की लान नियाओ, 98वां स्थान नाइन हेवंस थंडर पेविलियन का क्वीन न्यू। जैसे जैसे नाम सामने आते गए, मैदान में मौजूद कल्टीवेटर्स की आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों दिखाई देने लगी। जब ग्रेट जो एम्पायर की प्रिंसेस जिंक्सियू का नाम तीसरे स्थान पर चमका, तो पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। क्या प्रिंसेस जिंक्सियू सिर्फ तीसरे स्थान पर है, तो पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद लोग आखिर कितने भयानक प्रतिभाशाली होंगे? जल्द ही दूसरा स्थान भी सामने आ गया। दूसरा स्थान लिंगजो के होंग क्लैन का होंग शांगलोंग। अगले ही पल 5 साल के एक बच्चे की छवि सभी के सामने उभर आई। उसकी बाईं आंख की पुतली कीड़े जैसी थी, जबकि दाईं आंख में 3 रक्तवर्ण सितारे घूम रहे थे। हेवनली सेंट बॉडी। ताइसुआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर उत्साह में अपनी कुर्सी तक तोड़ बैठे। और सिर्फ हेवनली सेंट बॉडी ही नहीं, इसके भीतर सुप्रीम ब्लड लाइन भी है। लेकिन जब ह्यूमन मॉन्यूमेंट उसकी प्रतिभा की जड़ तक पहुंचने लगा, तभी होंग क्लैन के पेट्रियार्क होंग तियानके ने अचानक एक काले पर्दे जैसी शक्ति छोड़कर मॉन्यूमेंट को ढकने की कोशिश की। क्या होंग क्लैन का पेट्रियार्क मॉन्यूमेंट को छिपाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगले ही पल मॉन्यूमेंट की सुनहरी रोशनी ने उस काले पर्दे को पल भर में चकनाचूर कर दिया। फिर सभी ने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा। दो नवजात बच्चे साथ साथ लेटे हुए थे। उनमें से एक बच्ची के सिर के ऊपर एक विशाल रक्त की बूंद तैर रही थी, जो लालच से उसके शरीर का खून चूस रही थी। जैसे जैसे बच्ची का खून खत्म होता गया, उसके शरीर के भीतर से एक लाल रक्त मोती जन्म लेने लगा। वह था पौराणिक सुप्रीम ब्लड। और जैसे ही वह सुप्रीम ब्लड पूरी तरह बना, एक आदमी ने उसे बेरहमी से पकड़ लिया और जबरदस्ती दूसरे बच्चे के शरीर में डाल दिया। पूरा मैदान गुस्से से भर उठा। यह इंसान है या जानवर? अपने बेटे की प्रतिभा बढ़ाने के लिए अपनी बेटी का पूरा खून निकाल दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को और भी ज्यादा चौंका दिया। ह्यूमन मॉन्यूमेंट पर पहला स्थान चमका होंग यू चैन। लेकिन अगले ही पल यह नाम हिलने लगा और फिर बदलकर एक बिल्कुल नया नाम बन गया, चेन शिंगचाई।
पूरा मैदान दंग रह गया। नाम बदल गया, नाम सचमुच बदल गया। सभी जानते थे कि ह्यूमन मॉन्यूमेंट अपर रेल्म की इमॉर्टल एनर्जी से जुड़ा था और ये हमेशा किसी व्यक्ति की असली जड़ों तक पहुंच जाता था। अगर किसी का नाम बदल जाए तो इसका मतलब था कि वह व्यक्ति अपने पुराने अस्तित्व से पूरी तरह अलग हो चुका है। होंग त्यानक्वे पहले ही अपनी बेटी वाली घटना के कारण शर्मिंदा था। अब यह सब सामने आने के बाद वह होंग क्लैन के लोगों को लेकर गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद ह्यूमन मॉन्यूमेंट की रोशनी बुझ गई और मैदान का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगा। इसके बाद अर्थ मॉन्यूमेंट सक्रिय हुआ। 79वां स्थान शुवानिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर यिंग ज्यूजू। अर्थ मॉन्यूमेंट की रैंकिंग में कोई खास बदलाव नहीं आया और हमेशा की तरह पहला स्थान ग्रेट जो एम्पायर के चून फेंक के नाम